तो आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? ऑप्टिक्स। इससे एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा क्या करता है, एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि हम कहीं फंस नहीं सकते हैं। यह क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है इसको समझते। देखिए क्या है, समझते हैं। पहले माना जाता था शुरुआती दौर में कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पिंड जो है, वह विकिरण को लगातार या तो उत्सर्जित करता है या लगातार क्या करता है, अवशोषित करता है। तो पहले यही माना जाता है। या आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे तो अभी भी आपको यही लगता होगा कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु जो है, वह विकिरण को लगातार उत्सर्जित करता है या लगातार अवशोषित करता है। लेकिन एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था प्लांक। प्लांक साहब कहे कि कोई भी वस्तु जो है वह विकिरण को ना तो लगातार उत्सर्जित करता है, ना ही तो लगातार अवशोषित करता है। जैसे यह वस्तु है, तो यह विकिरण को छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। पहले एक टुकड़ा निकालेगा, ये फिर दूसरा टुकड़ा निकालेगा, फिर तीसरा टुकड़ा निकालेगा। यानी कि विकिरण के छोटे छोटे टुकड़ों में विकिरण का उत्सर्जन या क्या होता है, अवशोषण होता है। और विकिरण के इसी टुकड़ा को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा। विकिरण के इसी छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम के नाम से जानते हैं। तो प्लांक साहब क्या बोले कि कोई भी पिंड किसी वस्तु का ना तो लगातार उत्सर्जन करता है, ना तो लगातार अवशोषण करता है, या विकिरण के छोटे टुकड़ा के रूप में उत्सर्जन या अवशोषण करता है। इस टुकड़ा को क्या कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है। जैसे पानी हम लोग लगातार पीते, लेकिन खाना एक कौर, दो कौर इस तरीके से खाते हैं ना, उसी प्रकार से कौर के रूप में, टुकड़ा के रूप में निकालते। तो क्वांटम मतलब क्या हो गया, ऊर्जा का छोटा छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, क्वांटम कहलाएगा। तो अब अवरक्त विकिरण का भी छोटा छोटा टुकड़ा होगा, तो इसके लिए भी कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे, क्वांटम। जो पराबैंगनी विकिरण होगा, इसका भी छोटा छोटा टुकड़ा होगा, इसके लिए कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे, क्वांटम। तो जो विजिबल रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, उसका भी तो छोटा टुकड़ा होगा, तो उसके भी छोटा टुकड़ा के लिए कौन सा वर्ड उपयोग करते हैं, क्वांटम। लेकिन अब तो पता ही नहीं चल पाएगा कि क्वांटम हम किसके टुकड़ा की बात कर रहे हैं, अवरक्त या पराबैंगनी या दृश्य विकिरण। तो प्रकाश का जो छोटा टुकड़ा था, उसके लिए एक विशेष नाम दे दिया गया, इसको क्या बोला गया, फोटोन। तो फोटोन किसको कहते हैं, प्रकाश के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। यदि ऐसे भी प्रश्न दे दे कि फोटोन किसको कहते हैं, तो प्रकाश के छोटे टुकड़ा को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ठीक है, और ये सिद्धांत, फोटोन से संबंधित सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, प्लांक के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। तो प्लांक साहब क्या बोले कि कोई भी पिंड किसी भी विकिरण का ना तो लगातार उत्सर्जन करता है, ना तो लगातार अवशोषण करता। ये विकिरण के छोटे टुकड़ा के रूप में उत्सर्जन या अवशोषण करता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और प्रकाश के क्वांटम को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। पहले समझते हैं, पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत क्या बोले, इस फोटोन का जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, वो आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि फोटोन का जो ऊर्जा है या किसके समानुपाती होता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए दो तरंग है, एक तरंग का आवृत्ति 10 हर्ट्ज है और दूसरा तरंग है, दूसरे तरंग की आवृत्ति कितना है, 20 हर्ट्ज है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, 20 हर्ट्ज वाला का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ई जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, न्यू के हो गया। फ्रीक्वेंसी को किससे सूचित करते हैं, न्यू से सूचित करते हैं। और समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ ई बराबर एक कांस्टेंट लगाते हैं, एच गुने न्यू, और इसी एच को क्या कहा जाता है,
प्लांक्स नियतांक कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका मान होता 6.626 इंटू 10 इनवर्स 34 जूल सेकेंड। ये कई दफा क्वेश्चन पूछा है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो 6.626 गुने 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। एग्जाम में बदमाशी करता है, जूल प्रति सेकेंड लिख देगा, और थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो चला जाएगा। एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है, या पहले बताए भी हैं कि प्लांक नियतांक का जो डायमेंशन है, वीमा जो है, वो किससे मिलता जुलता है, तो या कोणीय संवेग के एंगुलर मोमेंटम से मिलता जुलता है। ये दो प्रश्न अक्सर क्या करता है, पूछता है। तो क्वेश्चन से केवल ये याद कर जाना कि भाई प्रकाश का जो कण है उसको फोटोन कहते हैं, या एग्जामिनर को कहीं ना कहीं आप क्या दे रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं कि क्या वो आपको फंसा सके। ठीक है, इसको नोट कर ये सका। ठीक है, यहां तक नोट कर ली। चल, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा। पहला ये इसका मान ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरा पूछता प्लांक नियतांक का जो वीमा है वह किसके बराबर है, या कोणीय संवेग के एंगुलर मोमेंटम के क्या है, बराबर। ये दो हम लोग याद। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। पहला ऑप्शन दे रहा है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों, या इनमें से कोई। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश है, लाइट जो है, यह आपका अनुप्रस्थ तरंग होता, समझते हैं पर यह कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब कि वैसा तरंग जो शीर्ष और गर्त के रूप में चले, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप। और भी परिभाषा इसका है, देखिए बेसिक अभी कह दे तो यहाँ पर क्या है, क्रेस्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, और ये जो धंसा हुआ भाग है इसको क्या कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है, या गर्त कहते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में चलता है, शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है। तो यह क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ध्वनि है, साउंड जो है, यह आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, जिसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यह हमारा क्या है, यह साउंड जो है, यह क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यह किसके रूप में चलता है, आकुंचन एवं प्रसार के रूप में। इस प्रकार से एक जगह हवा दब जाएगा, फिर दूसरे जगह हवा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसको कहते हैं कंप्रेशन एवं रेयरफैक्शन, या इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन यानी कि आकुंचन, और ये हमारा क्या है, रेयरफैक्शन यानी कि प्रसार। तो पूछ लेगा ध्वनि किस हिसाब से चलता है, तो आकुंचन एवं प्रसार के रूप में क्या होता है, चलता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है।
और देखिएगा सबसे अधिक चाल ध्वनि का किसमें होता है? ठोस में। ठोस में सबसे अधिक चाल होता है, सबसे अधिक चाल होता है। और ठोस में भी याद रखेंगे, स्टील में, इस्पात में, स्टील में भी जैसे कई दफा क्वेश्चन पूछिए, सबसे अधिक चाल होता है। तो ध्वनि के बारे में क्या याद रखेंगे कि ध्वनि को चलने के लिए किसका जरूरत है? माध्यम का जरूरत है। अगर हम हवा यहां से हटा दे तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, बिना माध्यम के नहीं चल सकता। लेकिन अगर हवा हटा दे फिर भी प्रकाश आपके आंखों तक पहुंच जाएगा। तो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको नोट कीजिए। एक और मजेदार बात बतलाते हैं इससे संबंधित। जो भी नहीं जुड़े हैं एमसीक्यू बैच में जरूर जुड़ जाइए, डिस्कशन से ही आपको लग जाए कि खुद से पढ़ने और टीचर के साथ डिस्कशन में क्या होता है। इतना ही डिस्कस करने के लिए साउंड आपको अलग से पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे आप अगला देखिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जो भी ट्रांसवर्स वेव, जो भी अनुप्रस्थ तरंग, जो भी आपका अनुप्रस्थ तरंग है, यह एक घटना को दिखाता है। यह घटना आपका क्या कहलाता है? पोलराइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवण। तो याद रखिएगा, तो लाइट जो है, प्रकाश जो है, यह ध्रुवण की घटना को क्या करता है? दर्शाता है। लेकिन जो भी अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यह पोलराइजेशन को नहीं दर्शाता है, ध्रुवण को नहीं दर्शाता है। तो दर्शाता है। तो साउंड जो है, ध्वनि जो है, वह ध्रुवण को नहीं दिखाता। तो देखिएगा कौन सा ऐसा घटना है जो प्रकाश के द्वारा दिखाया जाता हो लेकिन ध्वनि के द्वारा नहीं दिखाया जाता, तो वह कौन सा घटना है? पोलराइजेशन। या ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। तो कौन सा घटना है? पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन केवल किसके द्वारा दिखाया जाता है? आपको ट्रांसवर्स वेव के द्वारा दिखाया जाता है। तो लाइट के बारे में देखिए, तो लाइट किस प्रकार का तरंग है बाबू? प्रकाश जो है, पहला तो बताए कि यह अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यह कैसा तरंग है? ट्रांसवर्स वेव है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा, जो कल भी हम लोग चर्चा किए, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, यानी क्या? वैद्युत चुंबकीय क्या होता है? तरंग होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो एग्जाम में कोई एक सेट बनाइएगा तो वहां पे आंसर माने रहेगा ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंग विकल्प में नहीं होगा। कोई दूसरा बनाइएगा तो उसमें दिया रहेगा वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप कंफ्यूज कीजिएगा कि प्रकाश वास्तव में है क्या। तो यह दोनों है, अनुप्रस्थ तरंग भी है और वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और जो भी प्रकाश, जो भी वेव तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वह वैक्यूम निर्वात से होकर क्या हो सकता है? गुजर सकता है। तो चूंकि प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यह आपको बिना मीडियम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है उस सभी का चाल लगभग क्या होता है? बराबर होता है, लगभग सेम होता है। कितना होता है इसका? तो 2.98 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, जिसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखते हैं? 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। इसको नोट कर लेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एक चीज देखते हैं बाबू, किसके द्वारा? देखिए क्या है, प्रकाश जो है, लाइट जो है, यह दोहरा प्रकृति को दिखाता है, यह कण प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि पार्टिकल नेचर को। और दूसरा जो है, यह किसको दिखाता है? तरंग प्रकृति को दर्शाता है, तरंग प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि वेव नेचर को दिखाता है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का तो कॉप्सल थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत यह बतलाया कि प्रकाश जो है यह दोनों प्रकृति को दिखाता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। लेकिन प्रकाश के तरंग प्रकृति को सिद्ध किनके द्वारा किया गया? तो हाइजेन के द्वारा। तो पूछ देगा कि हाइजेन जो है वह किस चीज को बतलाए? तो प्रकाश के तरंग प्रकृति को बतलाए। और प्रकाश के तरंग प्रकृति पर दो प्रमुख घटना जो है यह आधारित है, जिसमें से एक आपका है व्यतिकरण, व्यतिकरण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। और दूसरा हमारा क्या होता है? ये है विवर्तन, जिसको क्या कहा जाता है? डाइफ्रैक्शन कहा जाता है। तो अगर ऐसे प्रश्न बना दे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घटना है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति को बतलाता है, वेव नेचर को बतलाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस और क्या हो जाएगा? डाइफ्रैक्शन हो जाएगा। इसको नोट करते हैं। नींद आ रही है भाई सब? कितना है? 2 घंटे की क्लास है। चल आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कह रहा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाइजेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जस्ट डिस्कस किए कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो किसके द्वारा पता चलता है? यह किसके द्वारा पता चलता है? यह पोलराइजेशन के द्वारा, ध्रुवीकरण के द्वारा। तो यह बतलाए। जस्ट अब रिपीट कर, ये क्वेश्चन कहाँ पूछे हुए हैं? एसएससी 2015। 2015 में इस लेवल का स्टैंडर्ड था, तो अभी 2026 आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है? अच्छा, प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसके द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। हम बताएं कि प्रकाश जो है वो ट्रांसवर्स वेव भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वो सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया? मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। और मैक्सवेल का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत यह भी है, याद रखिएगा, बतलाते हैं। पहला तो ये जान लीजिए, मैक्सवेल थ्योरी का एक चीज और जान लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहता है कि जब एक आवेश अपने विपरीत आवेश के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसका ऊर्जा धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में हम पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। और नाभिक पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। अंतिम में इलेक्ट्रॉन का रास्ता छोटा हो जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन किसमें गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। और रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो यह किसके द्वारा काटा गया था? मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल ही बोले थे कि जब एक ऋण आवेशित वस्तु धन आवेशित वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाएगा, उस ऋण आवेशित वस्तु का ऊर्जा जो है वह क्या होते जाएगा?
घटते चला जाएगा, क्योंकि बतलाए थे अट्रैक्शन लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ एनर्जी। आकर्षण जब भी होगा ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। प्रतिकर्षण जब भी होगा ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। आपका बहुत गहरी दोस्ती है तो दिन भर घुमाएगा, कभी सिनेमा ले जाएगा, कहीं बस स्टैंड ले जाएगा, कहीं कहीं ले जाएगा, आपका ऊर्जा क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण। उससे दोस्ती तोड़ लीजिए, भर दिन रजाई में सोए रहिएगा, आपका ऊर्जा क्या होगा, बढ़ा। जहां भी आकर्षण होगा ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। ये कौन सा सिद्धांत है आपका, मैक्सवेल का सिद्धांत है। तो एक क्वेश्चन यह भी दे देगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को गलत किस सिद्धांत के द्वारा किया गया, मैक्सवेल के। फिजिक्स को कहां कनेक्ट किया हम लोग, केमिस्ट्री में। यही टीचर के साथ पढ़ने का फायदा है, इसलिए मात्र 999 में एमसीक्यू बैच से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश की तरंगों में विवर्तन होता है, डायफ्रैक्शन होता है। देखिए कभी कभी ब्रूसेन का यह खासियत है, खासकर 70वीं बीपीएससी के बाद 70वीं में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि यूपीएससी वाला भी जल्दी नहीं बनाता है। यूपीएससी वाले सब पूछे कि प्रकाश का क्या अभिलक्षण है तो पूरा क्या करेगा, बता देगा। लेकिन यूपीएससी वाले से पूछे कि किसका कौन खोज किया है तो ये फिर बताना फैक्चुअल है, कौन याद रखता है। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके द्वारा खोजा गया था, ग्रेमाल्दी के द्वारा खोजा गया था। थोड़ा और फैक्चुअल जाएगा तो पूछ देगा ये कहाँ के थे, तो ये इटली। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये बताए थे कि वैतीकरण और विवर्तन, इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन जो है वो प्रकाश के तरंग प्रकृति को बतलाता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को बतलाता है। ताकि ये विवर्तन है क्या, तो यहाँ देखिए समझिए, जैसे कोई यहाँ बाधा ऑब्स्टैकल, प्रकाश के रास्ते में ये बाधा को रख देंगे। प्रकाश का मान लीजिए इस प्रकार से चलेगा, इस बाधा के किनारे पर अगर अंदर आगे इस बाधा के किनारे पर टकराता है, ये हल्का क्या होता है, मुड़ जाता है। यानी कि प्रकाश चल रहा है, उसके रास्ते में ब्लेड रख दीजिए, तो अगर ब्लेड के किनारे पर जो प्रकाश टकराएगा वो सीधा नहीं जाकर हल्का क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो प्रकाश के रास्ते में अगर कोई बाधा है, उस बाधा के किनारे पर पड़ने वाला प्रकाश जो है वो हल्का क्या होता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। जनरली हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। यहाँ पर ये चीज क्या होता है, गलत हो जाता है। जब अच्छे बुक में पढ़िएगा तो जहां पर लिखा रहेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वहां पर स्टार मारा रहता है। स्टार मारने के बाद तो आगे व्याख्या करता है कि विवर्तन के केस में ये चीज क्या होता है, गलत हो जाता है। गलत क्या होता है, यहाँ पे सीधी रेखा में नहीं चल पाता है। तो पूछ देगा विवर्तन क्या है, तो किसी बाधा के किनारे पर प्रकाश गिरेगा तो वह अपने मूल रास्ते से हल्का क्या होता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। और यह किसके द्वारा खोजा गया, जस्ट बतलाए, ग्रेमाल्दी के द्वारा खोजा गया, जो कहाँ के थे बाबू, इटली के थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रभाव का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, आइंस्टीन के द्वारा। इसी कार्य के लिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, यह पूछता भी है कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है तो समझिएगा कि कोई धातु पर खास आवृत्ति वाला अगर प्रकाश गिरता है, इस धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। खास आवृत्ति वाला, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रकाश गिरा दीजिएगा तो निकल जाएगा। खास आवृत्ति वाला प्रकाश गिराइएगा तो उसके में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगर इस धातु के सतह को 10 हर्ट्ज प्रकाश चाहिए, तो अगर आप इस पर 8 हर्ट्ज का प्रकाश गिराइएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। 9 हर्ट्ज का प्रकाश गिराइएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कितना कम से कम गिरना चाहिए,
तो कम से कम 10 या 10 से आगे। तो वैसा न्यूनतम आवृत्ति जिससे ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव आरंभ हो जाता है, इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। वैसा न्यूनतम आवृत्ति जिसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव शुरू होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड मतलब होता है मिनिमम, न्यूनतम। नहीं कहते इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या, न्यूनतम शर्त क्या। तो न्यूनतम के लिए आप थ्रेशोल्ड वर्ड का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड मतलब इसका मिनिमम क्या है, ठीक है। तो न्यूनतम इसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो कोई ऐसा धातु होगा जिस पर अवरक्त विकिरण गिराइएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कोई ऐसा धातु होगा जिस पर पराबैंगनी विकिरण गिराइएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक ऐसा धातु है जिस पर दृश्य विकिरण गिराइएगा, ये सूर्य का प्रकाश भी नॉर्मल गिरा दीजिएगा, ये वाला लाइट, विजिबल लाइट, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा धातु है जो दृश्य विकिरण विजिबल लाइट से ही इलेक्ट्रॉन उसमें निकलना शुरू हो जाता है। धूप में रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा आपको इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट देने की जरूरत नहीं है। तो वह कौन सा धातु है बाबू, याद रखिएगा, सीजियम। सीजियम एक ऐसा धातु है जो दृश्य विकिरण, दृश्य केमिस्ट्री में बहुत बार पूछता है, दृश्य विकिरण प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाता है। इसको कहते हैं इंटरकनेक्ट करना। इसी को कहते हैं फिजिक्स को केमिस्ट्री से मिला के तब अध्ययन करना। तो पहला देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसके द्वारा किया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इसी कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव सभी आवृत्ति पर होगा, नहीं होगा, ये कथन क्या है, गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत होती है, उसको क्या कहा जाता है, देहली आवृत्ति। कौन सा ऐसा धातु है जो दृश्य विकिरण विजिबल लाइट में भी आपको फोटो इफेक्ट दिखा सकता है, वह सीजियम है। और 1-2 दिन पहले एक और चीज बतलाए थे कि सीजियम एक ऐसा धातु है जिसका कई सारे आइसोटोप है। हम बतलाए थे ना कि सीजियम से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक आइसोटोप है, और उसमें डी नंबर ऑप्शन में पोलोनियम था, याद कीजिए। वहां पे एक लाइन हम लिखाए होंगे कि सीजियम के पास भी क्या है, कई सारे क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। आपको हम ऑप्शन भी बता दिए कि क्या नंबर ऑप्शन में था, क्वेश्चन क्या था ये भी बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। प्रकाश में होगा तो साउंड में नहीं होगा, साउंड में होगा तो प्रकाश में। अभी जस्ट बताइए कौन सा घटना है, पोलराइजेशन। ध्रुवन किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, प्रकाश के द्वारा दिखाया जाएगा, लेकिन ध्वनि के द्वारा दिखाया नहीं जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन बना देगा, प्रकाश जो है पोलराइजेशन की घटना को दिखाता है, क्योंकि तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अवरोध के कोण किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, अभी जस्ट बतलाए, या क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, जिसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। और यह प्रकाश के किस प्रकृति को बतलाता है, वेव नेचर को बतलाता है। डायफ्रैक्शन की घटना किसके द्वारा खोजा गया था, ग्रेमाल्डी के द्वारा खोजा गया था। कहाँ के थे, इटली के, ठीक है। और डायफ्रैक्शन जो वेव नेचर को दिखाता है, ये तरंग प्रकृति किसके द्वारा खोजा गया, किस सिद्धांत से, तो हाइजेन का क्या था, सिद्धांत था। सबको इंटरकनेक्ट करते चलते हैं कि किसी बाधा के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाना, यह घटना क्या कहलाता है, विवर्तन। विवर्तन की घटना किसके द्वारा खोजा गया, ऑब्जर्व किया गया, ग्रेमाल्डी के द्वारा। ग्रेमाल्डी कहाँ के थे, इटली के थे। विवर्तन प्रकाश की किस प्रकृति को बतलाता है, तरंग प्रकृति को। तरंग प्रकृति से संबंधित सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, हाँ, ये सबको एक साथ कर लिए, कहीं कहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत,
वैधीकरण का क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि इंटरफेरेंस किसको बतलाता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या करता है, बतलाता है। अगला जो है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत बताता है कि प्रकाश का है वैद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रकाश विकिरण की प्रकृति दिखाता है, होता है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान दोनों। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया, न्यूटन के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन से कॉर्पस थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बताया कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है बाबू। ये प्रकाश का परावर्तन कौन कौन दो प्रकार का है, बताया कि एक नियमित परावर्तन होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। सब कुछ रिवीजन इसी तरह एमसीक्यू से करना है। अनियमित परावर्तन होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरे को क्या कहा जाता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। हम बताएं कि जब परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे जो है एक दूसरे के समानांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो यह कौन सा परावर्तन कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और जब प्रकाश का किरण टकरा कर बिखर जाए, एक दूसरे के समानांतर नहीं रह जाए, उसको क्या कहा जाता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर होगा, चमकीला और चमकदार सतह पर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर होगा, उखड़ा सतह पर। अगर प्रकाश दीवार पर गिरे तो वहां देखिएगा क्या होगा, प्रकाश चारों तरफ बिखर जाएगा। तो वह किस प्रकार का परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब प्रकाश चिकना सतह दर्पण पर गिरे, मिरर पर गिरे, तो वहां से प्रकाश एक दिशा में जाएगा, वह क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। थोड़ा एनर्जी लगे भाई, आधा बच्चे बड़े हुए प्रतिकूल है, ठीक है, यहां तक नोट कर। इतना ही थक गए हो, 7 लेसन क्लास में नहीं लगा था, मेरे ऊर्जा में कमी नहीं आई, और आप लोग चुरा चुरा के खा भी रहे हैं, तभी आधा मरे करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अगला है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है, क्या होता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, हम जस्ट बताएं प्रकाश कैसा तरंग है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये बीपीएससी में एक आपका क्वेश्चन पूछ चुकी है पोलराइजेशन वाला। अब ध्रुवण से एक चीज और याद रखेंगे बाबू, बताएं कि सीप में जो मोती चमकता है वो किसके कारण चमकता है, ध्रुवण के कारण। ये भी कहीं पर हम ध्रुवण से मेंशन कर सकते हैं। हम क्या याद रखेंगे, पोलराइजेशन जो है, ध्रुवण जो है, इससे याद रखेंगे सीप में मोती का चमकना, सीप में मोती का चमकना, यह किस पर आधारित होता है, पोलराइजेशन पर आधारित होता है। हम बताए थे कि इंटरफेरेंस व्यतिकरण से क्या बताए थे, व्यतिकरण से बताए थे साबुन वाले बुलबुला का चमक, साबुन वाले बुलबुला का चमक, यह किस पर आधारित है, तो यह व्यतिकरण पर, इंटरफेरेंस पर क्या है, आधारित है। और हम बताए थे, एक और बताए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हम बताए थे वायु वाले बुलबुला का चमक, वायु वाले बुलबुला का चमकना, यह किस पर आधारित होता है, तो यह आधारित किस पर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ध्रुवण से दो चीज याद रखिए कि यह प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति को बतलाता है,
ट्रांसवर्स नेचर को बतलाता है। शीत में जो मोती चमकता है वह किसके कारण चमकता है? पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवन के कारण क्या होता है? चमकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्य लगभग 4 ये तो बताएंगे आगे, वैसे इसका याद रखिएगा। 4 × 10 का पावर 9 केजी प्रति सेकेंड होता है, इसको निकालना बतलाएंगे। अगला, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ये तो पाठ्यक्रम रोमन के द्वारा प्रकाश का चाल जो है ज्ञात किया गया। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होगा? तो जो रेयर मीडियम होगा, जो आपका क्या होता है विरल माध्यम होगा, उसमें प्रकाश का चाल क्या है? निर्वात है। तो सबसे ज्यादा चाल कहां पर? तो सबसे ज्यादा चाल किसमें होगा? निर्वात में। अगला प्रश्न है, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश का गति क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, वैसा ही रहता है, या अचानक से गिरता है? याद रखिएगा, प्रकाश का चाल तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिए, कहीं लिख लीजिएगा, प्रकाश का चाल तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना। अब कभी दे देगा प्रकाश की चाल को दुगना, सॉरी प्रकाश के वायु के तापक्रम को दुगना कर दिया गया, कम आधा कर दिया गया, इससे कहीं भी विचलित नहीं होगा। अगला है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो देखिए, बताएंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है? कम होता है। टेंसर मीडियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम। बताएंगे सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश का चाल कम, प्रकाश का चाल क्या है? कम है। और दूसरा बताएंगे विरल माध्यम, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है? प्रकाश का चाल अधिक होता है। प्रकाश का यहां पर क्या होता है? प्रकाश का चाल क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि विरल में अधिक और सघन में कम। पता है कि विरल माध्यम किसको कहते हैं? जिसमें अपवर्तनांक अधिक, जिसका अपवर्तनांक कम, जिसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? कम। और विरल में सघन माध्यम किसको कहेंगे? जिसका अपवर्तनांक अधिक, अपवर्तनांक क्या होता हो? अधिक होता हो, उसको क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। 3 दे रहा है, पानी दे रहा है, इसका कांच दे रहा है, इसके बाद क्या दे रहा है? हीरा दे रहा है। पानी का अपवर्तनांक 1.3, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.4। तो सबसे सघन कौन हो जाएगा? हीरा। उससे कम सघन कांच, उससे कम सघन क्या होगा? पानी। तो घटते जाएगा पानी, पानी के बाद तब क्या हो जाएगा? कांच, फिर कांच के बाद क्या हो जाएगा? हीरा। ये तीनों अपवर्तनांक याद रखेगा, पूछ भी सकता है, डायरेक्ट दे देगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो लगभग 2.4, 2.41 समथिंग होता है, 1 उसको 2 लोग लिख देता है। क्या निम्न घटते के क्रम, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है तो गौर से पढ़ेंगे। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, यानी कि घटने के क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? जल का। उससे घटेगा किसका? कांच का। और सबसे घट के क्या हो जाएगा? हीरा का। निम्न क्रम में पूछना। भाई बढ़ते क्रम में पूछता तो उल्टा हो जाएगा, मतलब हीरा, उससे ज्यादा कांच, उससे ज्यादा किसका हो जाता? जल का। समझे? ये कारण निम्न क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में लिखा। सबसे ज्यादा जल, उसके बाद ऐसे देखिए अपवर्तनांक से खुद से पकड़िए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरा का। यही बता देते हैं। 2.417 होता है। कांच का 1.5, इसका 1. याद रखना है। अगला चले पर पहुंचता है 8 मिनट। प्रकाश का चाल 3.8 मीटर प्रति सेकंड। इसे तो बच्चा वाला
क्या नहीं एग्जैक्ट नहीं, यहाँ से हमारा दिया हुआ तो उस हिसाब से ऑप्शन में दूसरा कुछ दिया कहाँ है, समझे? ऑप्शन के हिसाब से जवाब जो जान रहे हैं उसके हिसाब से जवाब। अगला है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग जो दिखाई देता है, जो बाहर जो चमकीला भाग दिखता है उसको कोरोना या कीड़ा, यह याद रखिएगा, ज्योग्राफी का है। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का चमकीला भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं? कोरोना। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा, जब सूर्य ग्रहण जब होगा ना तो हीरा जैसा जो डायमंड रिंग की तरह बनता है, ठीक है, तो इसको हीरक वलय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हीरक वलय कहते हैं, डायमंड रिंग। तो देखता है कि हीरक वलय जो है किसके दौरान बनता है, या सूर्य ग्रहण के दौरान क्या है बनता है। यह भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अगर डाला है तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जो हीरा जैसे अंगूठी की तरह चमकता हुआ रिंग जैसा प्रतीत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीरक वलय, डायमंड रिंग। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनवाते या बनवाएंगे तो वहां देखिएगा, पूछेगा हीरक वलय किससे संबंधित है, तो क्या बोलिएगा आप? सूर्य ग्रहण से। तो सूर्य ग्रहण से दो चीज याद रखिएगा, एक कोरोना और दूसरा क्या याद रखेंगे? हीरक वलय। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय मैक्सिमम कितना देर तक रहता है? तो मैक्सिमम फैक्चुअल चीज है, इसको याद रखिए, कितना सेकंड के लिए होता है? 460 सेकंड के लगभग होता है। अगला प्रश्न हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अब सूर्य ग्रहण कब होगा? ग्रहण किस पर लगना? सूर्य पर, यानी कि छाया किस पर पड़ेगा? सूर्य पर। तो किस क्या हो जाएगा? चंद्रमा क्या होगा? बीच में आ जाए, ठीक है। चल अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गलत हो जाता है, जिस पर ग्रहण लगा उसका मुंह काला हो जाएगा। ठीक है, सूर्य पर ग्रहण लगा तो सूर्य का मुंह क्या होगा? काला। तो सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य कब नहीं दिखेगा? आप तो खुद पृथ्वी पर है, तो सूर्य आपको कब नहीं दिखेगा? जब चंद्रमा कहाँ है? समझ में? तो सूर्य को ढकता कौन है? चंद्रमा ही ढकता है ना, तभी ना नहीं दिखता। ग्रहण मतलब ना कहता है मेरे काम में ग्रहण लग गया, बाधा लग, तो सूर्य को आप देख रहे थे धरती पर, अब पूरा नहीं दिख रहा, उसका क्या हो गया? ग्रहण लग गया देखने में। क्यों नहीं दिख रहा? बीच में चंद्रमा है। समझ में आया? अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो याद रखें चंद्र ग्रहण कब घटित होगा? देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण अमावस्या। याद रखें, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद जब, अमावस्या मतलब अंधेरा। तो सूर्य ग्रहण कहाँ याद रखिए? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण अमावस्या। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है? चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा। देखिए यहाँ आई है, और सूर्य ग्रहण कब घटित होगा? अमावस्या। ऐसे याद रखा, अमावस्या में क्या है? अंधेरा है। अंधेरा क्यों हुआ? किस पर ग्रहण लगा? सूर्य पर। एक समझने के लिए, ठीक नहीं भाई, सही ठीक। क्या पूर्णिमा के दिन लगता है, जब पूरा चांद होगा ना उसी समय देखिएगा चांद क्या होगा? ढक जाए। जब पूर्णिमा आएगा ना तो देखिएगा आपको ज्यादा संभावना होता है चंद्र ग्रहण लगने का, चांद ढक जाए। पूर्णिमा में पूरा चांद दिखता है लेकिन उसी समय ग्रहण भी लगता है, समझना है? वही पूरा चांद को क्या करेगा? ढक लेगा। जनरली आधा चांद में देखिएगा ग्रहण बहुत क्या लगता है? कम लगता है। जब पूरा चांद होगा तभी क्या होता है? ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, तो काटा हुआ हीरा हम कितनी बार बताएं? या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा हुई है, तो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं, एक ही जगह लिख देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण क्या होता है? तो पहला तो निरेज होता है, जिसको मृग मरीचिका कहते हैं। ये क्या कहा जाता है? मृग मरीचिका। दूसरा इसी के कारण हमारा क्या होता है? तो प्रकाशीय तंतु, इसी पर आधारित कौन होता है? ऑप्टिकल, बात नहीं करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। फिर इसी पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हमारा क्या आधारित है? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरा का चमकना, यह भी किस पर आधारित है? हीरा का चमकना, यह भी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
और एक बनना है शाइनिंग ऑफ एयर बबल। शाइनिंग ऑफ एयर बबल, वायु वाले बुलबुला का चमकना, जो भी पीछे लिखा है, वायु वाले बुलबुला का चमकना, यह किस पर आधारित होता है? तो यह हमारा इंटरफेरेंस व्यतिकरण पर क्या है? आधारित होता है। प्रकाशीय तंतु कहाँ पे होता है? यह किसमें मदद करता है? तो दूर संचार, यह हमारा मदद करता है टेली कम्युनिकेशन में। अब दूसरा कहाँ मदद करता है? तो यह इंडोस्कोपी में क्या करता है? मदद करता है। शरीर के अंदर के आंतरिक अंग को देखने में क्या करता है? मदद करता है। प्रकाशीय तंतु का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो नरींद्र कृपलानी के द्वारा प्रकाशीय तंतु का आविष्कार किया गया। कभी कभी हीरा चटक जाता है, टूट जाता है, तो चटका हुआ भाग ज्यादा चमकीला दिखता है, वह भी किसके कारण दिखता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का चटका हुआ भाग का अधिक चमकना, यह भी किस पर आधारित होता है? ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त है। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन से कहा जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए। और दूसरा बताए कि आपतन कोण का मान जो होगा, आपतन कोण का जो मान होगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रश्न पूछेगा तो इतना प्रश्न तो बार बार क्या करता है? रिपीट करता है। इतना अभ्यास कर लेना है कि कहीं पर फंसिए ही नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और सेकंड कंडीशन क्या है? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर एंगल। अब देखिए अगला सवाल हमारा है, एक काटा हुआ पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिएगा बाबू, यहाँ पर ये हमारा बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ, समझिएगा बाबू, यहाँ पे सिक्का रखा हुआ, तो सिक्का से एक प्रकाश जो सीधे जाएगा वो तो सीधे ही चला गया, क्योंकि जो प्रकाश सीधे जाता है वो सीधे निकल जाता है, उसका अपवर्तन नहीं होता। दूसरा प्रकाश की सिक्का से ऐसे गया और अपवर्तित करके ऐसे मिले। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा होगा तो उसको पता चलेगा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? यहाँ। तो उसको सिक्का कहाँ पर दिखेगा? यहाँ। यानी कि वास्तव में सिक्का नीचे है लेकिन दिख रहा है कहाँ पर? ऊपर। अगर आप ऐसे देखिएगा तो फिर उठा हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा तिरछा देखिएगा तो उठा हुआ दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ ये इसका वास्तविक गहराई है। ये आपका क्या है? वास्तविक गहराई, जिसको हम लोग कहेंगे रियल डेप्थ। लेकिन सिक्का उठा हुआ प्रतीत होगा। यहां से यहां तक का जो गहराई, ये आभास हो रहा है ना, वास्तव में तो उठा हुआ है नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा? आभासी गहराई। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आभासी गहराई कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अपैरेंट डेप्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपैरेंट डेप्थ। तो एक याद रखिएगा, अपवर्तनांक म्यू बराबर हमारा होता है वास्तविक गहराई। एक और सूत्र जान लीजिए, और बट्टा क्या होता है? आभासी गहराई। ये भी सूत्र जब पढ़ा रहे थे तो संभवतः ये चीज छूट गया था, मुझे यहाँ पे पता चल गया। तो एमसीक्यू बनाने से यही फायदा है, हम जैसे टीचर को भी पता चलता है कुछ मिस है तो वहां पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि कोई भी चीज अगर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है तो वह किस पर आधारित है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, प्रकाश के अपवर्तन पर क्या है? आधारित। प्रकाश के अपवर्तन पर क्या है? आधारित है। और याद रखिएगा, जो वास्तविक गहराई और आभासी
आभासी गहराई का जो अनुपात है वह किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। क्या इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे बतलाते हैं। जो एमसीक्यू टाइप से नहीं जुड़े हैं मात्र 999 में जरूर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी दें।